कल के लेक्चर में जो चीज़ हमारी रह गई थी वो ये कि जो हाँ जी जो लेक्चर में हमारी चीज़ रह गई थी वो ये कि टैबलेट के हवाले से जो रिस्पॉन्सिवनेस का काम था वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं हो रहा था। आप अपने काइंडली माइक्स जो हैं वो ऑफ़ कर दें। और अभी भी किसी का माइक ऑन है, काशान का माइक ऑन है। काशान का थैंक यू सो मच। हमज़ा अली आप अपनी शक्ल जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। पता है हमें आप मॉडलिंग करते हुए आते हैं, बड़ा पफ शफ बना के आते हैं, पर अभी हम देखने में इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, लॉगिन स्क्रीन पेज पर जाते हैं। यहाँ पर कल हम जो लॉजिक सेट कर रहे थे वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा था, तो मैं अब यहाँ से ना आपको कुछ अब ये जो काम है, ये जो कंडीशन है, ये हमारे एक स्टूडेंट ने उसने इसको प्रॉपरली लिखा है, तो उसका जो कोड है हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सॉरी उसने तो अपना कोड प्रॉपरली गिटहब के ऊपर अपलोड ही नहीं किया था, तो वो मैं यहाँ से फेच कर ही नहीं सकता। तो अच्छा, कई बच्चों को गिटहब इस्तेमाल करने में बड़ा मसला आ रहा है कि गिटहब को दरअसल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो पहले हम ये वाला इशू ज़रा हल कर लें कि ये यहाँ पर प्रॉपरली हमें हमारी जो वेब जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस की वर्किंग है वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दे। उसके बाद मैं आपको गिटहब का भी थोड़ा सा बेसिक नो हाउ देता हूँ। वैसे तो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो माशाल्लाह बड़े ज़हीन और निकम्मे हैं, उनके लिए दोबारा से मुझे ये बतानी पड़ेगी चीज़ें। अच्छा, ये कंडीशन है जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। सो इदरीस, क्या कंडीशन थी? पहले हमने क्या चेक करवाना है कि स्क्रीन टाइप अगर लार्जर देन डेस्कटॉप है, ऐसा ही है। अगर डेस्कटॉप से बड़ी है स्क्रीन तो आपने वेब लॉगिन स्क्रीन दिखानी है। मेरे ख्याल में मैंने जो आपका कोड पढ़ा था, अगर लार्जर देन है टैबलेट से, सॉरी काइंडली अपना कोड दिखाइएगा। उतनी देर तक हम इसको खुद से ज़रा ट्राई कर देख लेते हैं। डेस्कटॉप से बड़ी है तो आप डेस्कटॉप से नहीं, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर लिखेंगे अगर टैबलेट से स्क्रीन बड़ी है तो वेब लॉगिन स्क्रीन दिखाएंगे, लेकिन इसका जो लफ्ज़ है वो हमने बड़े लिखने हैं। और अगर स्क्रीन जो है वो मोबाइल से बड़ी है तो हम दिखाएंगे टैब की स्क्रीन। और अगर स्क्रीन अदरवाइज़ हर हाल में आप लॉगिन स्क्रीन दिखाएंगे। सो इस चीज़ को ज़रा ट्राई कर देख लेते हैं क्या है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सो फर्स्ट हैंड पर तो बात बिल्कुल ठीक है, ये टैब की लॉगिन स्क्रीन आ गई और ये वेब लॉगिन स्क्रीन आ गई। वाह, तो यानी ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर गया। समझ आ गई है? किसी बच्चे को ना समझ आई हो, मैं कंडीशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम कंडीशन को बस थोड़ा सा प्रॉपरली लिख नहीं रहे थे। मैंने इसको अब ये कहा है कि अगर स्क्रीन आपकी टैबलेट से बड़ी है तो आप वेब लॉगिन स्क्रीन दिखाना, वरना अगर आपकी स्क्रीन मोबाइल की रेजोल्यूशन से बड़ी है तो आप टैब की लॉगिन स्क्रीन दिखाना, वरना ज़ाहिर सी बात है कि स्क्रीन इन दोनों से ही मुख्तलिफ है, यानी टैबलेट से भी छोटी है, मोबाइल से भी छोटी है, तो आपने कौन सी स्क्रीन दिखा देनी है? मोबाइल स्क्रीन। सो ये अब प्रॉपरली हमारा कोड वर्क कर रहा है, हमारी जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो यहाँ तक हमारा कोड हो गया बिल्कुल ठीक। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को गिटहब का थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि गिटहब हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको बता दूँ, गिटहब जो है वो आपकी कोड की वर्जनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वर्जन समझते हो? जैसे विंडो 98, विंडो का वर्जन 98 था, फिर विंडो जो है वो XP आई, फिर विंडो 7 आई, फिर विंडो, ये वर्जन है विंडो का, विंडो 7 वर्जन आई, फिर विंडो 8.1 वर्जन आई, फिर विंडो 10 वर्जन है और अब विंडो 11 का वर्जन है। ये सारे वर्जन गिटहब पर एक समझ लो कि आपके मेंटेन हो रहे थे। पहले जो सारा कोड था वो विंडो 98 का था,
फिर आपने वो कमिट कर दिया, आपने वो सारा कोड ऑनलाइन पुश कर दिया, फिर आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी विंडो एक्सपी के लिए और आपने काम स्टार्ट कर दिया। जब एक्सपी की कंप्लीट होगी तो आपने कोड को कमिट कर दिया, पुश कर दिया गिटहब के ऊपर। फिर आपने काम स्टार्ट कर दिया विंडो 10 के लिए, विंडो 10 पर काम किया। तो आपने जब विंडो 10 बना ली तो आपने कोड पुश कर दिया। अब लेट से आपको चाहिए कि यार जो विंडो 98 के अंदर फ़लाँ फ़ीचर था ना, मुझे वो चाहिए, तो आपको तो अब विंडो 98 का कोड चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप विंडो 98 वाली गिटहब को इस्तेमाल करते हो, विंडो 98 वाली ब्रांच या आप ये कह लीजिए कोड के ऊपर जाएंगे और चेकआउट कर देंगे। आपके पास अब इस वक्त जो सारा कोड खड़ा होगा ना, वो सारा विंडो 98 वाला खड़ा होगा। यानी विंडो 98 का सारा कोड आपके सामने जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे ना तो विंडो 10 नहीं चलेगी, विंडो 98 चलेगी। अगर आप दोबारा विंडो 10 पर जाना चाहते हैं तो दोबारा से नीचे गिटहब में जाकर विंडो 10 के कोड को चेकआउट कर दें। आप फिर अब जब एप्लीकेशन रन करेंगे तो विंडो 10 का कोड चलेगा, विंडो 10 चलेगा। तो गिटहब की वर्जनिंग, कोड की, सॉफ्टवेयर की वर्जनिंग के लिए आप डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गिट और गिटहब ये दो चीज़ें सर फहरिस्त हैं। मैं मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ गिटहब, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली डेमो भी देता हूँ। ये आपको ब्रांच नज़र आ रही है मास्टर। आप ये समझ लें कि जो इस वक्त सारा कोड पड़ा हुआ है ना, ये लिब्का ऑनलाइन, ये पड़ा हुआ है मास्टर की ब्रांच में, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार जो है ना ये लॉगिन, ये स्क्रीन बनी हुई है जिसमें लॉगिन स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है, होम स्क्रीन है। मुझे ना इसके अंदर अब मॉडल्स भी चाहिए, ठीक है। मुझे इसके अंदर अब ठप्पे भी चाहिए, क्लासेस भी चाहिए। तो क्लासेस के लिए मैं एक अलहदा फ़ोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ मॉडल, और मॉडल के अंदर मैं पहली एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है यूज़र्स। और इस यूज़र्स की क्लास में मैं सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ यूज़र की, और मैं कह देता हूँ हर यूज़र का अपना एक आईडी होगा जो कि नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक नेम होगा जो कि भी नल नहीं होना चाहिए, उसका एक CNIC होगा जो कि भी नल नहीं होना चाहिए, उसका एक इमेज URL होगी जो कि नल हो सकता है, और नहीं बेटा इसको कौन सा हमने कुछ जमा नफ़ी करवाना है, तो इसको हम स्ट्रिंग में ही रख लेंगे, ठीक है। तो ये इमेज URL आ गई। इसके अलावा बस फिल वक्त हम कहते हैं कि हमें सिर्फ यही इसके डब्बे चाहिए क्लास के। तो अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा कि ताकि जब भी यूज़र का ऑब्जेक्ट कहीं पर भी क्रिएट हो तो आपने हर हाल में उसका आईडी देना है, ठीक है। क्यों ना इसको नेम्ड आर्गुमेंट्स बना दिए जाएं, तो मैं इसको नेम्ड आर्गुमेंट्स बना देता हूँ। लेकिन आईडी चूँकि हर हाल में चाहिए होगा तो मैं इसके पीछे क्या लगा दूँगा, रिक्वायर्ड, और नाम भी हर हाल में चाहिए होगा तो मैं इसके पीछे भी लगा दूँगा रिक्वायर्ड, और CNIC भी हर हाल में चाहिए होगा तो मैं इसके पीछे भी लगा दूँगा दिस डॉट CNIC। अभी हम चीज़ को कम्प्लेक्स नहीं करते, हम CNIC को निकाल देते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है। और आखिर में मैं एक बनाऊँगा दिस डॉट इमेज URL की, वो चूँकि हमने नल रखा हुआ है कि ये नल हो सकती है तो उस पर उसने मैं एरर नहीं दिया। तो ये हमारा फंक्शन है। अब मुझे इसके अंदर टू जेसन मेथड भी चाहिए, फ्रॉम जेसन मेथड भी चाहिए, आपको पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा और अपने ChatGPT के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि मुझे ना काइंडली आप इसका टू जेसन और फ्रॉम जेसन मेथड बना दें, और वो मुझे फ़ौरन से बना देगा। क्योंकि अगर इसका मैं टू जेसन और फ्रॉम जेसन मेथड लिखूँगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको टाइम नहीं लगेगा। क्रिएट टू जेसन एंड फ्रॉम जेसन मेथड फॉर फॉलोइंग क्लास, ये ज़रूरी होता है। आपको पता है फायरबेस पे डेटा सेव करवाने के लिए और फैच करने के लिए इन दो फंक्शंस की हर हाल में ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसने हमें पूरा का पूरा बड़ी स्पीड में सारा बना कर दे दिया। इसके कोड को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और रिप्लेस करते हैं, ठीक हो गया।
अब हम क्या करेंगे, याद रहे आपका जो भी डब्बा आप यूज़र के ठप्पे से क्रिएट करेंगे, यूज़र की क्लास से क्रिएट करेंगे, उसको फायरबेस पर सेव करवाने के लिए पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए आप अपने क्लास के इस फंक्शन की मदद लेंगे। और फायरबेस से डेटा फैच करने के लिए आपको पता है कि फायरबेस से जो डेटा आएगा आपके पास वो जेसन फॉर्म में आएगा। तो आपको अपनी अगर उसको एप्लीकेशन में यूटिलाइज़ करना है तो पहले अपने ऑब्जेक्ट को जेसन से कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसको अपनी एप्लीकेशन में यूटिलाइज़ करना है। उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, फ्रॉम जेसन का मेथड। तो अभी हम थोड़ी देर तक प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। अभी बहरहाल अभी हम जाते हैं अपनी इस स्क्रीन पर, और अब मैं आपको पता है कि मैंने एक नया काम किया, ठीक है। ये काम बिलाल सईद ने किया। पहले समझ लो कि जो सारा काम था वो किसी मास्टर बंदे ने किया था। ये काम किसने किया है? ये काम अभी तक आपके ऑनलाइन नहीं पड़ा, ऑनलाइन गिटहब के ऊपर आपका ये काम नहीं पड़ा, ये मॉडल क्लास नहीं पड़ी, ये जो चीज़ें बनाई हैं मैंने ये नहीं पढ़ी। आप क्या करोगे, इसको अगर ऑनलाइन आपने पुश करना है तो आप सबसे पहले आप अपनी ब्रांच क्रिएट करोगे जिसमें आप बताना चाहते हो कि ये मेरा कोड है। उसके लिए आप क्या करोगे, लोकल में मास्टर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू ब्रांच फ्रॉम मास्टर लिखोगे, और मैं यहाँ लिखूँगा बिलाल वर्क, ठीक है। क्या लिख दिया जी मैंने, बिलाल वर्क। ये मैंने क्रिएट कर दी। और अब अगर आप कमांड्स रन करना चाहो तो कमांड भी रन कर सकते हो। यूआई के थ्रू इस बिलाल के वर्क में अपना काम सेव करवाना चाहो तो यूआई के थ्रू भी करवा सकते हो। पहले मैं आपको यूआई के थ्रू करवा के दिखाऊंगा, बाद में मैं आपको कमांड के ज़रिए करके दिखाऊंगा। सो अभी आप देखो, पहले मैं आपको इधर गिटहब के ऊपर दिखा दूं कि गिटहब के ऊपर आपको नज़र आएगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इस वक्त, वो प्रोजेक्ट डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई का प्रोजेक्ट है। और उसके अंदर इस वक्त जो ब्रांच मौजूद है, व्यू ऑल ब्रांचेस, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी ब्रांच मौजूद है। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर कोड के अंदर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल के, मैक यूज़र्स प्रेस करेंगे कमांड के। तो ये मैंने कंट्रोल के प्रेस किया। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि उसने बताया है कि भजन दो जगहों पर चेंजेस हुए हैं। एक लॉगिन स्क्रीन में चेंज हुआ है, और लॉगिन स्क्रीन में क्या चेंज हुआ है ये देखने के लिए मैं शो डिफरेंस पर क्लिक करूँगा और दिखाऊँगा। देख सकता हूँ मैं यहाँ पर कि जो पहले का कोड था वो ये है कि लार्जर देन मोबाइल वाला, लेकिन जो अब का कोड है वो ये है, सही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि 16 से लेके 21 तक, 16 से लेके ये दो लाइंस हाईलाइटेड है। ये चीज़ आपने महसूस करनी है। आपने किस में चीज़ें चेंजेस किए थे, 16 से लेके 21 तक की लाइंस में चेंजेस किए थे ना। तो इसने बाकायदा तौर पर आपको बताया हुआ है कि 16 से लेके 21 तक दोनों फाइल्स में डिफरेंस है, सही है। आप कोई भी चीज़ अपलोड करने से पहले ये डिफरेंस देख लेंगे। तो मुझे पता है कि भाईजान ये डिफरेंस बिल्कुल ठीक है और यही होना चाहिए। मैंने डिफरेंस देख लिया, मुझे मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ख़त्म करूँगा, ख़त्म करके यहाँ पर कमेंट मैसेज में लिखूँगा कि भाईजान रिस्पॉन्सिव जूनियर्स बेटा ज़रा खामोशी इख्तियार करें, रिस्पॉन्सिव इशू रिजॉल्व्ड। यानी ये जो मैंने अभी कोड में कमिट करने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या काम हुए हैं। एक तो रिस्पॉन्सिव इशू रिजॉल्व हुआ है, दूसरा एडिट यूज़र मॉडल, ये दो काम मैंने किए हैं। ये मैं लिखकर अब मैं करूँगा, अकेला कमिट भी कर सकता हूँ। कमिट क्या करेगा, आपका कोड लोकली तौर पर सिर्फ सेव होगा, ऑनलाइन नहीं जाएगा, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि यार अभी मैंने सिर्फ लोकली तौर पर अपने सारे कमिट्स रखने हैं, एक ही दफ़ा आकर मैं पुश करूँगा, तो आप अकेला कमिट करोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार दस्ती साथ ही कमिट हो, साथ ही कोड जो है वो पीछे गिटहब के ऊपर भी अपलोड हो, तो आप कमिट और पुश को क्लिक करोगे।
सो अभी मैं कॉमेट और पुश को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने कॉमेट और पुश पर क्लिक किया। यहाँ से आप पुश का बटन प्रेस करोगे। जैसे ही पुश का बटन प्रेस करोगे, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ कि गिटहब के साथ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ गिटहब को कैसे अटैच करते हैं। अगर आपका गिटहब प्रॉपरली अटैच होगा तो आपको नीचे नज़र आएगा कि आपकी सारी जो कमेंट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और आपको बाकायदा यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि न्यू ब्रांच भी आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं गिटहब पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरी नई ब्रांच आ गई है। तो आप देख सकते हो कि बिलाल वर्क की नई ब्रांच अपलोड हो चुकी है, जो कि सिर्फ 3 मिनट काम पहले हुआ है। सही हो गया। अब मेरा जो सारा कोड है ना, बिलाल का सारा कोड है, वो इस बिलाल की ब्रांच में, मास्टर की ब्रांच में भी वही पिछला पुराना कोड पड़ा हुआ है। उस मास्टर की ब्रांच में अगर मैं जाकर आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि उसकी लिब के अंदर, मेन के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर यहाँ पर मेन में नहीं, हम लॉगिन स्क्रीन में हमने चेंजेस किए थे, मेन में तो हमने चेंज किया ही नहीं था। तो लॉगिन स्क्रीन हमारी कहाँ पड़ी हुई है? स्क्रीन्स के अंदर, लॉगिन स्क्रीन के अंदर और लॉगिन स्क्रीन व्यू के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है जी, पहले क्या चेक हो रहा है? मोबाइल, लार्जर देन मोबाइल, जबकि हमने क्या चेक करवाया हुआ है? लार्जर देन टैबलेट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि लिब के अंदर कोई मॉडल्स का फोल्डर नहीं है, यानी मास्टर के अंदर जो कोड इस टाइम पड़ा हुआ है वो बिलाल के वर्क से पहले वाले का पड़ा हुआ है। और अगर मैं अब आपको बिलाल वर्क के में जाकर दिखाऊं, कि ब्रांच में जाकर दिखाऊं, यहाँ से मैं मास्टर के बजाय कौन सी ब्रांच सेलेक्ट कर लूँ, और यहाँ पर अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो आपको लिब के अंदर बाकायदा तौर पर मॉडल का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। मॉडल के अंदर यूज़र का फ़ोल्डर भी यूज़र की फ़ाइल भी नज़र आ रही है। और लिब के अंदर अगर आप जाकर स्क्रीन्स में देखेंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन का कोड भी अपडेटेड नज़र आएगा। अब लेट से मैं कहता हूँ यार बिलाल का काम मेरे को नहीं चाहिए, मुझे वापस मास्टर वालों का काम चाहिए, वापस मास्टर वाले का काम चाहिए अपने कोड के अंदर। मुझे कोई मॉडल शॉडल नहीं चाहिए, मुझे कोई स्क्रीन के अंदर अपडेशन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इधर से जाऊँगा गिट के ऊपर, गिट पर जाकर मैं यहाँ लिखूँगा क्या लिखूँगा कि इधर जो मास्टर की ब्रांच है ना, इस टाइम जो एक्टिवेटेड ब्रांच है, ये जो टैग का बटन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है बिलाल वर्क की बैक साइड पर, ये बता रहा है कि इस वक्त कौन सी ब्रांच एक्टिव है? बिलाल वर्क की ब्रांच एक्टिव है। और जो ब्रांच एक्टिव नहीं है उनके पीछे आपको स्टार्स नज़र आएंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यार बिलाल का काम नहीं, मुझे अभी जो है ना काम चाहिए मास्टर का। तो मैं मास्टर की ब्रांच पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, चेक आउट। उससे क्या हो जाएगा जी, सीधा सीधा मेरे पास कौन सा कोड आ गया जी? मास्टर ब्रांच का। मुझे बिलाल के वर्क का कोड चाहिए तो मैं सीधा सीधा चेकआउट करूँगा और मेरे पास किसका कोड आ जाएगा जी? बिलाल का कोड आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई है? अच्छा, अब फाइनली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों इसके अंदर जो है ना आप ने बिलफर्ज आप चाहते हो कि यार मास्टर का जो कोड है ना, बिलाल का काम मुझे बड़ा पसंद आया है, या काशान की ब्रांच का काम मुझे बड़ा पसंद आया है, मैं इसके काम को मास्टर की ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूँ। मास्टर का कोड पुराना है, मैं काशान के काम के साथ अपने मास्टर के काम के साथ रिप्लेस करवाना चाहता हूँ, मर्ज करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं मर्ज करूँगा ना, अगर काशान ने भी उस फाइल में काम किया हो जिसमें मैंने काम किया है, और जब मैं मर्ज करवा रहा हूँगा तो मुझे गिटहब कन्फ्लिक्ट्स देगा कि भाईजान आप लॉगिन स्क्रीन को मर्ज करने लगे हो बिलाल मास्टर की लॉगिन स्क्रीन के साथ, जबकि लॉगिन स्क्रीन में काशान ने भी काम किया हुआ है, आपने भी काम किया हुआ है। तो भाईजान कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। फ़ौरन गिटहब के ऊपर एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें काशान का काम नज़र आ रहा होगा, मास्टर का काम नज़र आ रहा होगा, और रिज़ल्ट की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आप चाहें तो काशान का काम लॉगिन स्क्रीन के अंदर ले लें, चाहे तो बिलाल मास्टर का काम लॉगिन स्क्रीन के अंदर ले लें। तो ये जब आप इंशाल्लाह काम करेंगे, फर्दर अपनी ब्रांचेस बनाएंगे और मर्ज करेंगे, किसी और की ब्रांच का कोड अपनी ब्रांच में मर्ज करेंगे, तो आपको ये कन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे। अगर किसी और ने भी उसी स्क्रीन में काम किया हुआ है जिसमें आपने काम किया हुआ है, तो आपको बाकायदा कन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे। उस कन्फ्लिक्ट्स को आपने बड़े ख्याल से रिजॉल्व करना है, और ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, जिसमें आप बाकायदा तौर पर जब भी मतलब मर्ज करेंगे तो आपको कन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे और आपने दिखाना कि सर ये देखें कन्फ्लिक्ट आया,
मैंने इसको ऐसे ऐसे रिजॉल्व किया। लेकिन अब जो मैं आपको काम करके दिखाने लगा हूँ कि बिलाल के काम को मैं मास्टर में मर्ज करने लगा हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो ये मास्टर के कोड में मुझे बिलाल का कोड चाहिए। उसके लिए पहले मैं मास्टर में क्या कर लूँगा, चेकआउट कर लूँगा। फिर बिलाल का जो कोड है उसको मैं करूँगा मर्ज बिलाल वर्क इनटू कि बिलाल की ब्रांच का जो कोड है वो किस में डाल दो, मास्टर में। ये मैं क्लिक करता हूँ और आप देखते हो कि बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अब इस वक्त मास्टर की ब्रांच के अंदर भी आपको मॉडल की स्क्रीन नज़र आ गई है। ठीक है, लेकिन ये जो मर्जिंग हुई है, ये जो कोड है इस टाइम अवेलेबल जो है मास्टर के अंदर, वो कहाँ पड़ा है, लोकली पड़ा है, वो भी गिटहब के ऊपर नहीं पड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैंने इसको सेव करवाना है तो मुझे इसको भी कॉम्पिटेंट पुश करना पड़ेगा। पहले मैंने आपको कॉम्पिटेंट पुश करके दिखाया था UI के थ्रू, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा बाकायदा टर्मिनल के थ्रू, कोड के थ्रू। तो हम करते हैं, पहले मैं जाऊंगा टर्मिनल में और यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा गिट स्टेटस। तो वो मुझे ये बोल रहा है कि सर आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए। गिट स्टेटस का मतलब ये होता है, लाइक मैं अगर यहाँ पर लिख, बल्कि छोड़ो अब इस बात को, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बल्कि ये तो ज़रूरी है ही नहीं। अच्छा, मैंने बिलाल का सारा काम मास्टर में पुश कर दिया। अब मैं इसके अंदर पहले कोई चेंजेस करूँगा। जैसे मैं लिख देता हूँ लॉगिन स्क्रीन के अंदर, लॉगिन स्क्रीन के व्यू के अंदर बिल्ड मेथड के नीचे आई हैव मर्ज्ड बिलाल वर्क इनटू मास्टर ब्रांच, ये मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया। अब अगर मैं गिट स्टेटस की कमांड रन करूँगा ना, तो आप देखोगे वो मुझे बोल रहा है कि भाईजान मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक हो गया। लेकिन आपने अभी उस चेंज को कमिट नहीं किया। चेंज हुआ है पर कमिट नहीं किया, लोकली तौर पर गिट के ज़रिए सेव नहीं करवाया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कमिट को पहले सेव करवाऊँगा। कैसे करवाऊँगा, गिट ऐड lib/main.dart, ठीक है। इसके ज़रिए मैं एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं दोबारा चेक करूँगा कि क्या मेरा कोड जो मैंने चेंज किया था वो कमिट हो चुका है। अब आप देखोगे कि वो रेड लाइन की बजाय क्या लाइन शो हो रही है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कोड था वो लोकली तौर पर आपका सेव हो गया, लेकिन अभी ये ऑनलाइन सेव नहीं होगा। ऑनलाइन सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, इस कमिट का पहले मैसेज देना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं ना, यही काम हम टर्मिनल के ज़रिए करेंगे। गेट कॉमिट -m सेमीकोलन और इसके अंदर मैं मैसेज लिखूँगा। क्या लिखूँगा कि एडिड अ न्यू प्रिंट इन main.dart फाइल, ठीक है। ये मैंने एक नया प्रिंट ऐड किया था, एंटर प्रेस करूँगा। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि एक फ़ाइल चेंज हो चुकी है जिसमें एक इंसर्शन, एक ही फ़ाइल चेंज हुई है ना, हमने सिर्फ main.dart में चेंज किया है। अगर यही मैंने लिब में भी लॉगिन स्क्रीन में चेंज किया होता, साइन अप में चेंज किया होता, होम स्क्रीन में चेंज किया होता, तो मुझे यहाँ पर शो होना था कि 3 फाइल्स चेंज, ठीक है। अब बहरहाल अब मैंने ये कमिट कर दिया है। अब ये जो कमिट एंड पुश वाला काम है ये मैं कैसे यहाँ पर करूँगा, ये बाज़-औक़ात यहाँ से, ये मैं यहाँ से कैसे करूँगा, मैं कमांड लिखूँगा गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश, एंटर प्रेस करूँगा और ये यहाँ पर भी मेरे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो मेरा यूज़र नेम है मेरे गिटहब का वो क्या है, बिल द कोडर 046, बिल द कोडर। बाज़ औक़ात ये मुझे यहाँ से इशू क्रिएट करता है
अगर मेरा यहाँ से ना हो तो फिर मैं मोस्टली जो है ना UI के थ्रू ही कर देता हूँ। ये बात मेरी ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रही है, मुझे कुछ गिटहब के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इशू आ रहा था, लेकिन यहाँ तक जो मेरा काम था ना, जो मैंने UI से करना था, वो मैंने टर्मिनल अपनी कमांड्स के थ्रू कर दिया। गिट ऐड डॉट कर दिया, गिट मैसेज कमिट कर दिया। अब मैंने सीधा सीधा यहाँ पर लिखना है कमांड शिफ्ट के आपकी तरफ होगा कंट्रोल शिफ्ट के, और अब सीधा सीधा मेरा जो कोड है ना वो सीधा सीधा ऑनलाइन जो है वो पुश हो जाएगा। ये पुश करने से पहले मैंने सच आपको मैसेजेस दिखाने थे कि जो मैसेज मैंने नीचे लिखे थे वही मैसेज मुझे ऊपर भी बाकायदा शो हो रहे थे कि भाई आपने एक नया प्रिंट ऐड किया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर गिटहब पर देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। मैं बिल्ड द कोडर 046 में जाता हूँ, अपने रिपोजिटरी में जाता हूँ जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI है, और यहाँ पर जाकर मैं मास्टर के कोड के अंदर लिब के अंदर देखता हूँ क्या मॉडल का फ़ोल्डर आ गया है। तो आप देख सकते हो कि मॉडल का फ़ोल्डर यानी आपकी मास्टर की ब्रांच भी अब अपडेट सही है। अब आपका क्या टारगेट होगा कि आप सब ने अपनी अपनी ब्रांचेस बनानी है, उसके अंदर आपने अपना अपना कोड लिखना है, ठीक हो गया। और मुझे जिसका कोड पसंद आया करेगा मैं उसके कोड को अपने साथ मर्ज कर लिया करूँगा। यानी हम इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर सब मिलकर काम कर रहे होंगे अपनी अपनी ब्रांच में, सही है। तो यहाँ तक होपफुली गिटहब की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके जहन के अंदर क्लियर होगी है। बाद में मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलते हैं। आगे लेकर चलने से पहले हम अब ये हमारा कमेंट सेक्शन है, ये फ़ोल्डर सेक्शन है, ये लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम लॉगिन स्क्रीन के व्यू में जाते हैं, और यहाँ जाके हमारे पास ये 3 स्क्रीन्स हैं। और सबसे पहले हम अपनी लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे मोबाइल के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी लॉगिन स्क्रीन किसके लिए डिज़ाइन करेंगे? मोबाइल के लिए। अपना बच्चे कोई खुले पैसे हैं तो दे दो इन्हें। मेरी तरफ से अच्छा। तो अब पहले मोबाइल स्क्रीन हम मतलब एडिट करते हैं। मोबाइल स्क्रीन के लिए, वेब लॉगिन स्क्रीन के लिए, टैब लॉगिन स्क्रीन के लिए आपको पता है डब्बे तो एक ही होंगे, UI डिफरेंट होगा, रिस्पॉन्सिवनेस डिफरेंस होगी, लेकिन जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, जो हम टेक्स्ट फील्ड्स जनरेट करेंगे, वो सभी के लिए मोस्टली एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो है लॉगिन स्क्रीन है हमारी। अब हम बना रहे हैं चूँकि एक AI रिजॉल्वर एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कोई ख़ास लोगो होना चाहिए। तो जो स्क्रीन पर जो लोगो लेकर आएगा यहाँ पर, वो काम होगा साइम का। साइम अपनी ब्रांच क्रिएट करेगा, इस कोड को ओपन करेगा और एक इमेज डॉट एसेट एक खूबसूरत सा कोई भी AI का लोगो जनरेट करेगा, और यहाँ पर एक नाम हमारी एप्लीकेशन का डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI, और उसके ऊपर एक छोटा सा आइकन वो ऐड करेगा। स्प्लैश स्क्रीन किसको बनानी आती है? स्प्लैश स्क्रीन बनानी आती है आपको? स्प्लैश स्क्रीन का काम जो कोड में एंटर करेगा वो आप करोगे, ठीक हो गया। और जो है एप्लीकेशन का आइकन वो भी आपके ज़िम्मे है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एप्लीकेशन का आइकन पर सारा काम कर रहे हो, तो एप्लीकेशन का आइकन भी साइन के ज़िम्मे है। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, और मैं फिर आपके कोड को अपनी एप्लीकेशन के अंदर मर्ज करूँगा, अपने काम में मर्ज करूँगा। और आप बेटा आप जो है ना दफ़ा हो जाना बस। अच्छा, अली आया हुआ है? खैरियत है? देर से बताया, देर से बताया। नहीं, जुर्माना पड़ गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने
चूँकि हमने कोड को इंतहाई मॉडलराइज रखना है तो हमने इसके अंदर सिर्फ यूआई क्रिएट करना। अपनी व्यू के अंदर सिर्फ जो सारे डब्बे हैं वो हम सारे कहाँ क्रिएट करेंगे, अपने लॉजिक के अंदर। अब आपको पता है कि जो हमें इसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा। एक तो हमने यूज़र से क्या लेना है, उसकी ईमेल लेना है, उसका पासवर्ड लेना है, और नहीं CNIC हमने ख़त्म करवा दिया, बस हमने उसका ईमेल लेना है और उसका पासवर्ड लेना है। तो उसके लिए हमें 2 कंट्रोलर चाहिए होंगे। डब्बे नहीं यहाँ पर हमें चाहिए, हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले हम टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। और टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम एक अलहदा से विजेट बना लेते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड। बल्कि ये जो टेक्स्ट फील्ड वाला मामला होगा ये हमारी पूरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगा। ये जो टेक्स्ट फील्ड का UI है हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर चाहिए होगा, क्यों ना हम इसको किसी कॉमन विजेट के अंदर बना लें, किसी कॉमन जगह पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन्स के अंदर यहाँ पर एक मैं नया इसको हम ख़त्म कर देते हैं, और स्क्रीन्स के अंदर न्यू में जाके हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन विजेट्स, और कॉमन विजेट्स के अंदर हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, हाँ डार्ट फाइल बनाएंगे, और उस डार्ट फाइल का नाम हम रख देते हैं फील्ड्स। उसमें हम डिफरेंट फील्ड्स बना सकेंगे, टेक्स्ट फील्ड बना सकेंगे, कोई और भी कई किस्म के फील्ड्स होते हैं, जैसे चेक बॉक्स के फील्ड्स होते हैं, या वो जो सारे फील्ड्स की जो कॉमन विजेट्स हमारे यूज़ होंगे ना थ्रू आउट द एप्लीकेशन, वो हम इसमें बनाएंगे। तो हम इसे बोल देते हैं फील्ड विजेट्स, ठीक है। यहाँ पर हम पहला विजेट बना देंगे जी एस। अब मुझे बताओ, टेक्स्ट फील्ड का जो विजेट होगा उसे हम स्टेट लेस बनाएं या स्टेट फुल बनाएंगे? अच्छा आप बताओ स्टेट फुल क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बार-बार उसमें टेक्स्ट लिखना होगा, जैसे हम अपडेट होता रहेगा, चेंजेस होती रहेंगी। सर स्टेटस हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने उसमें तो चेंजेस करने हैं बार-बार। लेकिन टेक्स्ट फील्ड में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर आगे ना बाज़ का हम कुछ आइकन्स लगा देते हैं हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए, जिसके लिए हमें स्टेट फुल की रिक्वायरमेंट है। पासवर्ड की ज़रूरत होती है ना, पासवर्ड में आप हाइड अनहाइड करते हो तो, लेकिन जो नंबर्स लिखे जा रहे होते हैं ना ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेट लेस से स्टेट फुलनेस से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो आगे आइकन्स लगे होते हैं जब आप उस पर क्लिक करो तो आपकी जो विजेट की स्टेट है वो चेंज हो जाए, यानी चेक होगा बूलियन में कि अगर तो पासवर्ड आइकन हाइड ट्रू है तो इसको हाइड कर दो, क्लिक किया अगर हाइड और ये फॉल्स हो गया, जैसे फॉल्स है विजेट रीबिल्ड होगा और जो हाइड हुआ था वो दोबारा से शो हो जाएगा। तो इस काम के लिए आपको आपके विजेट का स्टेटफुल होना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर जो विजेट चाहिए वो यहाँ पर स्टेटफुल चाहिए, तो हम यहाँ पर इस विजेट का नाम लिख देते हैं टेक्स्ट फील्ड FIELD। और यहाँ पे बेटा हम जो है ना इसको इस एक्शन को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ गया। अब इसकी थोड़ी सी हम डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए हम एक कंटेनर बना लेते हैं, और यहाँ पर चूँकि मैं चाहता हूँ कि जिस मर्ज़ी स्क्रीन पर ये खुले, जिस मर्ज़ी स्क्रीन पर ये खुला, अगर ये मोबाइल पर खुला है तो उसकी विड्थ ले, अगर ये टैबलेट पर खुला है तो उसकी विड्थ ले, और अगर ये वेब पर खुला है तो उसकी स्क्रीन की विड्थ मेरे पास आ जाए। उस स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से मैं अपनी जो मेरा फील्ड है ना, जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी लंबाई तयन करूँ। तो मैं आपको कर दिखाता हूँ अभी। ये var साइज़ इज़ इक्वल टू मीडिया क्यूरी का मैं इस्तेमाल करूँगा, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़, बस हमें जैसे साइज़ चाहिए। और कंटेनर में मैं कह देता हूँ कि भाईजान इसकी जो विड्थ है ना वो आपने रखनी है, जो आपके पास साइज़ है ना डॉट विड्थ है उसका आपने 75% रख देना। क्या रख देना है? 75%, 0.75%, ठीक है। अब यानी अगर इतनी हाइट है ना, चाहे मोबाइल की है, तो वो मेरी टेक्स्ट फील्ड की कितनी हाइट हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी इतनी।
वो 15% दोनों तरफ से छोड़ देगा। तो कंटेनर की जो अलाइनमेंट हो भाईजान वो सेंटर में हो, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और जो इसका चाइल्ड होगा ना, चाइल्ड में आपने दिखाना है टेक्स्ट फील्ड शो करवाना है, और टेक्स्ट फील्ड में जो कंट्रोलर है, जो आप कंट्रोलर लगाएंगे, पहले कंट्रोलर की बात आप बाद में छोड़ देते हैं। टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, डेकोरेशन नहीं, जस्ट अभी हम टेक्स्ट फील्ड ही जस्ट छोड़ते हैं अभी, और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आउटपुट देखने के लिए हम लॉगिन स्क्रीन व्यू पर जाते हैं, और यहाँ पर हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक दे देते हैं जी, क्या दे देते हैं जी, मोबाइल स्क्रीन पर देने से पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक विजेट बना लेता हूँ, माई फॉर्म, और ये कंटेक्स्ट लेगा और स्क्रीन पर रिटर्न करवाएगा एक कॉलम जिसके अंदर मेरा होगा टेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्स्ट फील्ड जो मैंने नाम लिखा है ना बेटा, ये फ्लटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी मौजूद है अल्लाह रिता के ज़हन में, और मेरे वाला भी मौजूद है, जिसकी वजह से कई जगहों पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके अपने इस विजेट का नाम चेंज कर दूँगा। अच्छा, फ्लटर के जहन में टेक्स्ट फील्ड है अकेला, मैंने जो बनाया है वो टेक्स्ट फील्ड्स है, यानी नाम अभी भी मुख्तलिफ है, लेकिन ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। क्यों ना हम इसको नाम रख दें माई टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। रिफैक्टर कर लेते हैं इसे, यहाँ लॉगिन स्क्रीन में वापस जाते हैं और उसे कहते हैं कि कॉलम के अंदर ना सबसे पहले जो आपने दिखाना है माई टेक्स्ट फील्ड दिखाना है, और दैट्स इट, ठीक है जी। अब हम ये जो माई फॉर्म है ये मैं इधर भी रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न माई फॉर्म, और इसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर माई फॉर्म को तब मिलेगा अगर शो मोबाइल लॉगिन स्क्रीन के पास पीछे से कॉन्टेक्स्ट आ रहा हो, ठीक है। ये टेक्स्ट क्या होता है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, इसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आपके विजेट की विजेट ट्री में पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। ये जैसे जैसे आप एप्लीकेशंस बनाते जाएंगे आपको इस चीज़ का समझ आती जाएगी। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट बस आपको ये बताता है कि ये रूट विजेट माई ऐप विजेट से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से कंटेक्स्ट आया लॉगिन स्क्रीन के पास, फिर लॉगिन स्क्रीन से कंटेक्स्ट आया आगे, फिर कंटेक्स्ट गया आगे। अब इस कंटेक्स्ट का से मुझे पता चल जाएगा मेरी एप्लीकेशन को कि मेरा इस टाइम विजेट ट्री में मेरा ये जो मखसूस विजेट है ना, ये लॉगिन स्क्रीन वाला विजेट, ये किस जगह पर खड़ा है। ये बस आपकी विजेट ट्री के अंदर विजेट की पोजीशन को बताता है, इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। जैसे आपको पता है, आप बताते हो नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश, मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप आगे चले जाते हो। अब आप नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप करते हो तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा होता है कि भाईजान मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे पीछे वो वाला पेज है। मैं फिर वो कॉन्टेक्स्ट के पास आपकी विजेट की पोजीशन होती है, आप उससे स्क्रीन से एग्जैक्टली उसी स्क्रीन पर वापस आते हो जहाँ से आप आए होते हो। ये कॉन्टेक्स्ट बताता है। अगर कॉन्टेक्स्ट ना आ रहा होता और आप नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते तो हो सकता है वो आपको पिछली माई ऐप जो सबसे रूट विजेट वाली स्क्रीन थी उधर ही ले जाता। तो कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है, ये आपको आपके विजेट की पोजीशन बताता है। चलो बहरहाल ये वाला भी जो है कॉन्टेक्स्ट लेगा, ये भी जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेगा, और रिटर्न क्या करवाएगा, सभी सारे क्या रिटर्न करवाएंगे, मेरा फॉर्म रिटर्न करवाएंगे, और ये भी मेरा फॉर्म रिटर्न करवाएगा, ठीक है जी। और माई फॉर्म दरअसल क्या रिटर्न करवा रहा है, हमारा कॉलम रिटर्न करवा रहा है, और ये जो स्क्रीन है ये यहाँ पर बाकायदा तौर पर इन सारे विजेट्स को रिटर्न करवा रही है। इसमें भी कॉन्टेक्स्ट भेज दिया और इसमें भी कॉन्टेक्स्ट भेज दिया, ठीक हो गया। अब हम एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। बेटा एरर्स आई थिंक सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू आया है, नो मटेरियल विजेट फाउंड। नो मटेरियल विजेट फाउंड, नो मटेरियल विजेट का मतलब ये है कि आप जिस स्क्रीन पर आए हैं ना, आपने वहाँ पीछे कोई
मटेरियल विजेट नहीं इस्तेमाल किया, यानी स्कैफोल्ड नहीं इस्तेमाल किया, या कोई और सिल्वर विजेट्स होते हैं वो नहीं इस्तेमाल किया। तो मैं अगर कंटेनर के पीछे अपने लॉगिन स्क्रीन के अंदर रैप कर दूं स्कैफोल्ड को, रैप विद विजेट, और इसका मैं नाम रख दूं स्कैफोल्ड, और आपको पता है स्कैफोल्ड की जो के अंदर जो डब्बे बने हुए हैं वो बॉडी का है, टाइटल का है, चाइल्ड का नहीं है। तो मैंने यहाँ बॉडी लिख दिया। अब मैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूँ तो होपफुली इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो चुका होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सादा सा टेक्स्ट फील्ड बन गया। अब हम इसकी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर मज़े की बात देखो बच्चों, टेक्स्ट फील्ड मैंने एक जगह पर बनाया है, ये एक जगह पर। अब ये टेक्स्ट फील्ड अगर मैंने 1000 जगह पर अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया हुआ है तो मैं बस उसको यहाँ से आकर उसके अंदर डेंटिंग पेंटिंग करूँगा और वो 1000 की 1000 जगह पर उसकी स्टेट। दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन, ब्रेकिंग योर कोड इनटू मॉड्यूल्स। अगर आपका कोड मॉड्यूलराइज्ड होगा तो आपकी कोडिंग आसान हो जाएगी। और यही सोचो ज़रा, अगर आप टेक्स्ट फील्ड वहीं बना देते, फिर टेक्स्ट फील्ड कहीं और बना देते, फिर टेक्स्ट फील्ड कहीं और बना देते, तो आपको उस स्क्रीन पर जाकर उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, फिर उस स्क्रीन पर जाकर उधर चेंजेस करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपके सामने देखो, मैं यहीं पर खड़ा चेंजेस करूँगा और चेंजेस वहाँ पर शो होंगे। अच्छा, हाँ जी, क्या बेटा? जी जी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मैं पहले तो हम ज़रा इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं कंटेनर की। तो मैं इधर करता हूँ बॉक्स डेकोरेशन। मेरे ख्याल में जो इस कंटेनर का कलर होना चाहिए ना, वो कलर्स डॉट वाइट होना चाहिए। येलो के पीछे वाइट ज़रा प्यारा लगेगा, और उसके ऊपर ब्लैक में जो फॉन्ट है वो ज़रा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके अलावा जो इसकी बॉर्डर रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस है वो होना चाहिए बॉर्डर रेडियस डॉट वो जो हमने बनाया था वो कौन सा था, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर के अंदर क्या था, नहीं वो कुछ और था। बहरहाल वो प्रॉपर्टी मेरे जहन में नहीं आ रही, वो याद करने की भी ज़रूरत है मुझे। बहरहाल फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि हमारा कंटेनर थोड़ा सा गोल मोल हो जाए, उसकी विड्थ इतनी हो, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर ना ये ना हो, ये जो अंडरलाइन आ रही है ना ये ना हो। वो अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए एक मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि हाउ टू रिमूव, ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है ना ये ना हो पहले, बल्कि मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि अब तक हमने क्या बना लिया। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं हमने क्या बना लिया। अब देख रहे हो कि बाकायदा तौर पर हमारा एक टेक्स्ट फील्ड बन गया है जिसकी बैकग्राउंड क्या है जी, वाइट है। तो ज़बरदस्त है। लेकिन अभी भी इसके नीचे क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रहा है। मैं चाहता हूँ अंडरलाइन, ये जो नीचे लाइन आपको शो हो रही है ना ये ना हो। तो मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, हाउ टू रिमूव अंडरलाइन इन आ टेक्स्ट फील्ड इन फ्लटर। तो ये मुझे अभी आंसर बता देगा इसका, बड़ा आसान से ही है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर ना आपको ये वाली प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, ठीक है। आप यहाँ पर डेकोरेशन में चले जाएंगे, टेक्स्ट फील्ड की, टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ देंगे, डेकोरेशन, इनपुट बॉर्डर डॉट नन, और यहाँ पर मैं हिंट टेक्स्ट दे देता हूँ एंटर ईमेल। और आपको पता है जब भी हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो उसके आखिर में क्या लिखना है, TR, ताकि उसकी बाकायदा तौर पर इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। क्या इशू आ रहा है भाई? नहीं, वो कह रहा है कि ये जब आप TR लगाते हैं ना तो आपको पीछे कॉन्स नहीं लिखना होता, कॉन्स ख़त्म करना होता, ठीक है। तो TR विदाउट ब्रैकेट्स लगाते हैं क्या टेक्स्ट में, या विद ब्रैकेट्स लगाते हैं? इजी लोकलाइजेशन एक विजेट है जो कि मैं दरअसल इस्तेमाल करता हूँ, उसके अंदर ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट्स के बगैर लगाते हैं, ठीक है जी। एंटर ईमेल हो गया और इनपुट डेकोरेशन ख़त्म होगी। अब हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं क्या चेंजेस हैं। तो आप देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त सा फील्ड क्रिएट हो गया है जो कि हमें यूज़र से क्या देगा, ईमेल देगा। लेकिन अभी भी फ़र्क ये है कि ये जो ईमेल है ना थोड़ा सा
कंटेनर से थोड़ा सा साइड पर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर को हम दे देंगे पैडिंग दे देंगे। फ्रॉम कहाँ से देंगे, लेफ़्ट से देंगे बेटा। ये अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और हम देखते हैं तो ये अब आप देख रहे हो थोड़ा सा आगे आ गया। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा हम इसको ज़रा नीचे ले आए टेक्स्ट फील्ड को। ये टेक्स्ट फील्ड हमने कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, लॉगिन स्क्रीन के व्यू में इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारा फॉर्म है। अब देखो अगर मैं माई फॉर्म को अलहदा विजेट ना बनाता, इधर मैंने अलहदा से बनाया होता, इधर मैंने अलहदा से बनाया होता, इधर मैंने अलहदा से बनाया होता, तो मुझे जाकर तीनों में चेंज करना पड़ता था फॉर्म। लेकिन मैंने क्या किया है जी, फॉर्म जो है वो मैंने एक सेपरेट विजेट बना लिया है। अब मैं यहीं पर ही सिर्फ माई टेक्स्ट फील्ड को दे दूँगा, जो अपना जो साइम है, साइम जो लोगो वगैरह ऐड करेगा वो इस जगह पर ऐड करेगा कॉलम के अंदर। समझ आइए। तो बहरहाल टेक्स्ट फील्ड को मुझे सरी दस मुझे मेरे पास लोगो शोगो तो नहीं है, तो मैं टॉप से क्या देना चाहता हूँ, इसको गैप देना चाहता हूँ। तो मैं साइज बॉक्स भी यूज़ कर सकता हूँ। माई टेक्स्ट फील्ड को कंटेनर में रैप करके इसको टॉप से पैडिंग दे सकता हूँ। लेकिन ये दोनों बकवास काम है। जो सबसे बेस्ट काम आ गया है वो आ गया है गैप का। और गैप मैं दे दूँगा कितना जी, लेट से दे देता हूँ मैं 16 का। और लेकिन वो मुझे क्या कह रहा है जी, गैप में इशू है। क्या इशू है जी, कि आपने इस पैकेज को डाउनलोड नहीं किया हुआ। तो हम उसकी बात मान लेते हैं कि भाईजान हमारे साथ लड़ो नहीं, हम आपको ये फ्लटर पब ऐड गैप का विजेट हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये जी डाउनलोड हो गया। और मैं ना अब इसको क्या कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मैं जो है ना अब रिफ़्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कि मामला सोना मोना हो गया कि नहीं। सोना मोना हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ से एक बड़ी अहम बात है, वो ये कि थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा मज़ीद कंटेनर को, ये अहम तो नहीं है, ये बस यूआई को बेहतर करने का एक तरीक़ाकार है। मैं दोबारा जाता हूँ और कंटेनर को किस में रैप कर देता हूँ, रैप विद विजेट है एक, रैप विद विजेट, और विजेट का नाम मैं रख देता हूँ कार्ड, और उसको मैं एलिवेशन दे देता हूँ 8.0 की। तो ये मेरा जो है ना छोना मोना कार्ड जो है ना वो एक क्रिएट हो जाए। अब छोना लग रहा है, सही है। तो अब हम इसके अंदर से यूज़र से डेटा ले सकते हैं। लेकिन अब रोला यहाँ पर, ये मैं ना बहुत ही बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा असल में कोर्स का मकसद यही है कि हमारे जो यहाँ पर बच्चे होते हैं उनकी इतनी इनोवेशन नहीं होती। ये चीज़ें जो बाहर के ममालिक होते हैं उसके अंदर तो लोग बहुत टाइम से ये चीज़ें आइडिया दिलवा देते होते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के माइंड के हिसाब से चलना है। अच्छा बहरहाल अब हम ज़रा देखें तो सही इस पर रिस्पॉन्सिवनेस वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ। आहा हा, क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो वो आपकी स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से जो है ना अपनी विड्थ को मैनेज कर रहा है। ये ठीक है, वो आपकी, और उसने उसको लिया 0.75% के हिसाब से लिया होगा। सही हो गया, मजे की चीज़ है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस। जो गैप है, हाँ जी, हमने गैप वहाँ पे दे तो दिया, अब वो टॉप से देगा, बॉटम से देगा, लेफ्ट राइट सब वो खुद ही समझता है। ये गैप की खूबसूरती है। साइज विजिट में तो आपको हाइट और विड्थ देनी पड़ती थी कि भाई हाइट से देनी है, विड्थ से देनी है। वो उसको अपनी, वो खुद ही समझता है, खुद एनालाइज करता है कि ये मेरे से गैप कहाँ चाह रहा है। ठीक है, वो पीछे देखता है, अगर कॉलम है तो वो हाइट वाला गैप देगा। वो पीछे देखता है पेरेंट विजिट को, अगर रो है तो वो विड्थ का गैप। मज़े की चीज़ है। अच्छा जी, अब हम फाइनली क्या करते हैं बच्चों, कॉलम पे देखता है तो वो फिर टॉप से देगा, फिर बॉटम से भी देगा। नहीं नहीं नहीं, जस्ट टॉप से वो इंटेलिजेंट है, वो खुद ही समझ जाएगा। क्या नीचे भी कॉलम दे देते हैं। फिर जब ऐसा केस है तो आप साइज बॉक्स यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब हम लॉगिन स्क्रीन व्यू में जाते हैं। बेटा सवाल पूछने दिया, ठीक है। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनको सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है। अच्छा, यहाँ से हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया। अब मुझे बताओ कि यार कोई ऐसा सीन होना चाहिए कि टेक्स्ट फील्ड जो है ना
वो उसमें जो बंदा डेटा लिख रहा है वो मुझे मिल जाए, ताकि मैं उसको फायरबेस पर भेज कर यूज़र अकाउंट सेव करवाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे एक डब्बा बनाना होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की टाइप का। जैसे आप स्ट्रिंग के टाइप के डब्बे बनाते हो, जैसे आप इंट बनाते हो, डबल बनाते हो, इस तरह से टेक्स्ट फील्ड को कंट्रोलर करने के लिए गूगल डेवलपर्स ने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्लास। आपके पास उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ईमेल को कंट्रोल करने के लिए अपना कंट्रोलर होगा, अपना डब्बा होगा। पासवर्ड को कंट्रोल करने के लिए अपना डब्बा होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का। और वो आप बनाएंगे कहाँ पे बच्चों? वो आप बनाएंगे लॉजिक स्क्रीन में, ताकि व्यू स्क्रीन में सिर्फ क्या हो? व्यू UI हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का मैं एक बनाना चाह रहा हूँ, ईमेल कंट्रोलर इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और सॉरी हाँ, अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा तो ये इसी क्लास में यूज़ होगा, बाकी कहीं यूज़ नहीं होगा। तो मुझे इसको पब्लिक करना है। यहाँ पर अंडरस्कोर लगाने से ये जो वेरिएबल है ना, ये आप सिर्फ इसी क्लास में इस्तेमाल कर सकोगे, फिर कहीं और नहीं इस्तेमाल कर सकोगे। तो हमने इसके पीछे से क्या हटा दिया? अंडरस्कोर हटा दिया। और मुझे एक और कंट्रोलर भी चाहिए जो किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? पासवर्ड के टेक्स्ट फील्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पास कंट्रोलर। तो हम इसका नाम थोड़ा छोटा ना कर दें, ज़रा इजी हो जाएगा। पास सी ईमेल सी। हमने इजीनेस की तरफ जाना है, कन्फ्यूजन की तरफ है। तो ये हमने दो बना दिए कंट्रोलर। अब मैंने इनको यूज़ करना है अपने व्यू के अंदर। व्यू के अंदर यूज़ करने के लिए मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? अपने कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए ये लॉजिक पड़ा हुआ। तो इस कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो माई टेक्स्ट फील्ड ये वाला है ना, इसको आपने कंट्रोलर देना है लॉजिक डॉट ईमेल। अच्छा क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? उसको वैसे ही शो हो जाना चाहिए। लॉगिन स्क्रीन लॉजिक डॉट। अच्छा, सबसे पहला जो इशू आ रहा है ना वो ये कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका कंट्रोलर की उसे प्रॉपर्टी नहीं मिल का सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं मिल रहा। टेक्स्ट फील्ड का उसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिल रहा। तो मैं पहले जाऊंगा टेक्स्ट फील्ड में, यहाँ पर जाकर इस ऊपर वाले विजेट में एक बनाऊंगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का सिक्योरिटी गार्ड, जो कि पिछले टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की वैल्यू को पिक करेगा और मेरे इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के विजेट में मुझे इस्तेमाल करवाएगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से माई कंट्रोलर और इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और जब भी मैं यहाँ शर्त लगा देता हूँ कि भाईजान जब भी माई टेक्स्ट फील्ड का आपने कहीं पर भी विजेट क्रिएट करना है तो आपने हर हाल में क्या लेना है? माई कंट्रोलर हर हाल में। और इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड दिस डॉट माई कंट्रोलर लिखना पड़ेगा और फिर पीछे से मुझे कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके अंदर जो भी आपने कंट्रोलर इस्तेमाल करना है ना, वो ऊपर से आए हुए कंट्रोलर को इस्तेमाल करना है। और ऊपर से आया हुआ कंट्रोलर इस्तेमाल करने के लिए स्टेटफुल विजेट में आप इस्तेमाल करते हो विजेट डॉट माई कंट्रोलर। अब मैं लॉगिन स्क्रीन व्यू में जाऊंगा और लॉगिन स्क्रीन व्यू में यहाँ पर अब कंट्रोलर भेजूंगा। अब आप देख रहे हो यहाँ से एरर ख़त्म हो गया, कंट्रोलर के अंदर से एरर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं भेजूंगा लॉजिक डॉट, ये यहाँ पर क्यों नहीं मुझे शो करवा रहा? बाहर मैं पूरी बात लिख देता हूँ। लॉजिक में से मुझे क्या चाहिए? ईमेल कंट्रोलर, लॉजिक डॉट ईमेल कंट्रोलर डॉट वैल्यू। ऐड रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट माई कंट्रोलर। सॉरी, वो उसका नाम जो है वो मैंने उधर रखा हुआ है, माई कंट्रोलर रखा हुआ है, सिर्फ अकेला कंट्रोलर
नहीं रखा। ये मैंने अब जो है दे दिया अपना ईमेल कंट्रोलर की वैल्यू, मैं यहाँ से भिजवा दूँगा। और इसके पीछे मैं कॉस्ट लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। नहीं, ये मुझे बोल रहा है कि चूँकि आप अब डायनामिक वैल्यूज़ ले रहे हो तो आपको यहाँ पीछे से कॉस्ट हटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मुझे वो मज़ीद क्या एरर दे रहा है, द आर्गुमेंट टाइप टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू कैन बी असाइन्ड टू द टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। नहीं, टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू, हाँ ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बजाते खुद ही एक कंट्रोलर है। और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी कंट्रोलर ही एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप इसकी टाइप जाकर देखें तो क्या है, और अगर आप इस जो सिक्योरिटी गार्ड है जो माई टेक्स्ट फील्ड के अंदर खड़ा हुआ है उसकी टाइप क्या है, ठीक हो गया। यानी अब यानी हमने कोड मॉड्यूलराइज कर दिया। अब इस टेक्स्ट फील्ड के लिए ये वाला कंट्रोलर और इस टेक्स्ट फील्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कोमा लगाकर यहाँ पेस्ट करता हूँ और इस टेक्स्ट फील्ड को मैं कौन सा कंट्रोलर दे दूँगा। अब जो ऊपर वाला टेक्स्ट फील्ड है वो ईमेल टेक्स्ट फील्ड है और जो नीचे वाला टेक्स्ट फील्ड है वो पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड है। अब नीचे जो है ना, मैं अपनी आसानी के लिए एक बना दूंगा बटन, एक बनाऊंगा बटन। और आपको पता है कि बटन भी एक ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट इस्तेमाल होगी पूरी एप्लीकेशन में। तो मैं उसका भी कॉमन विजेट में चला जाता हूँ और फील्ड की बजाय एक और बना देता हूँ फाइल बटन्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हाँ वो अलग होगा। तो बटन्स जो है ना, बटन्स के अंदर सारे बटन्स आ जाएंगे, जो मर्ज़ी आप बटन ले लें। तो मैं जो एक बटन बना लेता हूँ, ये हमारे मोस्टली स्टेटलेस ही होंगे, ठीक है। तो मैं एक स्टेटलेस बटन बना लेता हूँ और उस बटन का मैं नाम लिख देता हूँ माई फर्स्ट बटन, ठीक है। और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक एलिवेटेड बटन रिटर्न करेगा। और उस एलिवेटेड बटन में क्या होगा, ऊपर से आया हुआ एक तो ऑन प्रेस्ड होगा कॉस्ट। ये यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हुआ माई फर्स्ट बटन लिखना पड़ेगा। एरर ख़त्म हुआ। कॉस्ट मांग रहा है, कॉस्ट हमें इसलिए हमने नहीं करना क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पर एक तो पीछे से हर बटन का अपना अपना ऑन प्रेस्ड होगा। जहाँ जहाँ हम इस बटन का डब्बा बनाएंगे, स्टेटफुल डिजिट का डब्बा बनाएंगे, हम वहाँ से क्या भेजेंगे, ऑन प्रेस भेजेंगे, फंक्शन भेजेंगे और साथ इस बटन का नाम भेजेंगे। तो दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो हमें फंक्शन पीछे से आएगा माई फंक्शन, दूसरा इस बटन का क्या आएगा, नाम आएगा। तो ये स्ट्रिंग नेम आएगा। तो ऑन प्रेस में मैं क्या, और हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। वेरी गुड। दिस डॉट माई फंक्शन और दिस डॉट नेम, ठीक है। और ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड होंगे और ये भी रिक्वायर्ड होगा। जहाँ जहाँ माई फर्स्ट बटन का डब्बा बनाएंगे वहाँ वहाँ आपने इसका प्रेस भी देना है और नाम भी देना है। और नाम क्या होगा इसका, चाइल्ड एलिवेटेड बटन के आपने, उम्मीद करता हूँ आपने बनाया होगा। तो एलिवेटेड बटन में आप ज़रूरी नहीं कि नाम ही अकेला दो, आप इसमें पूरा का पूरा विजेट भी दे सकते हो। तो क्यों ना हम पीछे से पूरा का पूरा नाम के बजाय विजेट ही लें। वो हो सकता है हमें बाज़ बात बटन के अंदर आइकन भी चाहिए होता है और साथ नाम भी चाहिए होता है, यानी पीछे से हम पूरी रो भेज दें, मतलब आइकन भी और नाम भी भेज दें, वो हमारे बटन का हिस्सा बन जाए। तो हम क्या कहते हैं कि सिर्फ नाम नहीं आ सकता, साथ पूरा का पूरा कोई विजेट भी आ सकता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये विजेट नेम हो और चाइल्ड क्या हो जी, इसके नाम अब माई नेम के बजाय माई बटन विजेट कह लेते हैं, थोड़ा सा एक फैमिलियर नाम हो जाए। माई सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प, माई बटन विजेट। अब मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माई बटन विजेट। और फाइनली अब एक चीज़ रह जाएगी,
द आर्गुमेंट टाइप फंक्शन कैंट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप दिस। इसका एक हल होता है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, मैं आपको चैट जीपीटी से इस मामले को रिजॉल्व करवा के समझवा देता हूँ कि ये क्या हमारा यहाँ पर इशू है। जी बिल्कुल, फंक्शन की बजाय जो हम जब भी हमने ऑन प्रेस लेना होता है ना बटन के अंदर, तो हम फंक्शन की बजाय जिस चीज़ का डब्बा बनाते हैं ना, वो वाइड कॉल बैक का डब्बा बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर फंक्शन की बजाय क्या लिखूँगा, वाइड कॉल बैक, और इसके अलावा दैट्स इट। ठीक है, हमारा इशू जी बेटा, जब फंक्शन लेना होता है ना तो वाइड कॉल बैक, ये आप पढ़ेंगे, इसे कॉल बैक बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई आपने एक बटन बना दिया, उसके अंदर आप अपना फंक्शन भेजेंगे और वो फंक्शन आपको वैल्यू पीछे वापस रिटर्न करेगा। कॉल बैक नाम से जाहिर है। अच्छा, बहरहाल ये हमने बटन बना दिया, ये हमने उसका चाइल्ड बना दिया। अब इसको हमने ज़रा डेकोरेट करना है इस बटन को, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें बनी बनाई इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या हम इसे कह देते हैं प्लीज़ डेकोरेट एलिवेटेड बटन। अब यही एक जो एलिवेटेड बटन होगा ना, ये हम पूरी एप्लीकेशन में अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है ना, हर एप्लीकेशन का अपने अपने स्टाइल्स वाले बटन होते हैं। एलिवेटेड बटन हमें एक मिल गया है, अब इसकी स्टाइलिंग के वाला हम एक बटन बना के रख लेंगे और इसी एक बटन को हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो मुझे एलिवेटेड बटन की उसने मुझे स्टाइल की प्रॉपर्टी दे दी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, सॉरी यहाँ पर, जी बिल्कुल, और ये मैं चेंज करके इसे फोरग्राउंड कलर कर देते हैं, इसे हम बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, और फोरग्राउंड में जो कलर आएगा वो ठीक है, ये वाइट ठीक है, और हॉरिजेंटली ये पैडिंग, उस बटन को पैडिंग दी हुई है। ये हमारा बटन जो है ना छोना मोना हो गया। अब हमने इस बटन को कहाँ इस्तेमाल करना है, अपने लॉगिन स्क्रीन के व्यू में इस्तेमाल करना है। तो लॉगिन स्क्रीन का व्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड आगे दो, हम आखिर में एक गैप बनाएंगे नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना क्या देंगे, माई फर्स्ट बटन। ऑटोमेटिकली उसने निकाल लिया, ये माई फर्स्ट बटन आ गया। अब इसको हम क्या क्या देंगे, एक तो अपना ऑन प्रेस देंगे, क्या नाम रखे हमने उसके, माई फंक्शन, ये माई फंक्शन देंगे। इसको हम पहले प्रिंट करवा कर दिखा लेंगे कि भाई आया कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। माई कस्टम बटन, यानी मेरा ख़ुद का बनाया हुआ बटन, और मैं इसका नाम दूंगा, सॉरी इसकी जो मैं शक्ल सूरत जो इसका विजेट बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, क्या नाम रखा हुआ था मैंने, माई बटन विजेट। ठीक है, इसको बिल्कुल मैं रो दे देता हूँ, एक चिल्ड्रन दे देता हूँ, और शुरू में दे देता हूँ एक आइकन्स डॉट क्लिक, और साथ में एक गैप दे देता हूँ थोड़ा सा, कि खुद ही पहचान जाएगा कि कितना गैप देना है, अगर बस 6 का गैप देना है। और आखिर में मैं एक टेक्स्ट विजेट दे दूँगा और दे दूँगा कि भाईजान साइन इन, ये मैंने जो है ना वो क्या दे दिया जी, इसको टेक्स्ट दे दिया। सो लेट्स सी कि हमारा ये वर्क करता है या नहीं। यहाँ पर हम कॉन्स लगा देते हैं, और कोमा कहाँ पर रहता है बेटा, नहीं आई थिंक यहाँ पर, सॉरी कौन सी लाइन, 25 52 पे, यहाँ पर कॉमा ने दिया हुआ। ओके जी, अब हम रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं कि हमारा बटन आया है या नहीं आया। वाह, बटन हमारा कस्टम बटन आ गया हमारे पास। ठीक है, कस्टम बटन, ये हमारा खुद का बनाया हुआ बटन है। अब ये बटन हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके भी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं, ज़रा प्यारा कर लेते हैं इसको, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं क्या इसका ऑन प्रेस वर्क कर रहा है या नहीं। ये मैंने बटन प्रेस किया और मैं अब टर्मिनल में जाकर देखूंगा कि वर्किंग कर रहा है, वर्किंग कर रहा है माई कस्टम बटन।
अब थोड़ा सा इसको छोना मोना बना लेते हैं। छोना मोना कैसे बनाएंगे जी, हम इधर जाएंगे माई फर्स्ट बटन में, एलिवेटेड बटन को बाकायदा तौर पर क्या देंगे जी, कंटेनर दे देंगे ताकि थोड़ा सा इसको छोटा करें, ठीक है जी। और अलाइनमेंट इसकी क्या होगी जी, सेंटर, और इसका जो है ना डेकोरेशन नहीं देनी हमने, हमने बस इसको विड्थ इसकी कम करनी है, और विड्थ हमने किस हिसाब से करनी है, रिस्पॉन्सिव वे में करनी है। तो हम क्या करेंगे, किधर बनाया, नहीं बेटा नहीं बनाया, वो हमने टेक्स्ट फील्ड के विजेट में बनाया था, यहाँ नहीं बनाया। यहाँ पर हम लिखेंगे वार साइज इज इक्वल टू मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़, ये हमारे पास साइज़ आ गया। और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, साइज़ डॉट विड्थ मल्टीप्लाइड बाय इसकी विड्थ हो जाए 75, यानी जितनी ऊपर की है उतनी इस बटन की भी हो। तो हम अब रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। ज़बरदस्त, देख रहे हो एग्जैक्टली हाइट विड्थ इसकी उतनी ही है जितनी ऊपर वाले की है। लेकिन अब ये जो दरमियान में टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा है, ये क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या नहीं बेटा, आई थिंक क्या रो को सेंटर में रैप करते हैं, गुड भाई। तो यहाँ पर हमारे लॉगिन स्क्रीन में जाएंगे और ये हमारी रो है, और इसकी हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या कर देंगे जी, सेंटर, सेव कर लेते हैं और जाते हैं। और ये साइन आए है, क्या बात, अच्छा नहीं हो, ठीक है। अब ये हमारा बटन हो गया। अब जो हमने कंट्रोलर्स बनाए थे, हमने बस अब ये स्क्रीन पर शो करवाना है कि जो हम ईमेल में लिख रहे हैं और जो पासवर्ड में लिख रहे हैं, साइन इन का बटन प्रेस करने पर हमें क्या वो कंसोल के अंदर उसकी डिटेल्स फैच होकर नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही। बस ये आखिरी चीज़ मैं करवा कर इसे बंद करने लगा ताकि यहाँ तक हमारा, क्योंकि कंट्रोलर की बात मैंने इसी नहीं की थी, तो कंट्रोलर का असल मकसद क्या होता है वो मैं इसमें फाइनलाइज़ करवाना चाहता हूँ, वरना फिर वो सारी चीज़ें फ़ायदा कुछ नहीं है। तो साइन इन, अब यहाँ पर आपने शो करवाना है जब भी ये प्रिंट हो, तो जो आपका लॉजिक के अंदर ईमेल कंट्रोलर डॉट वैल्यू है ना, इमेज कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है वो आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है इस तरह से, माई ईमेल डेटा कॉलन, ये ऐसे। और फाइनली यहाँ पर बस थोड़ा सा ही काम है, ये यहाँ से, और इधर मैं लिख दूँगा पास, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा माई पासवर्ड डेटा, और यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट की सिंपली। और यहाँ पर मैं आप देखोगे कि मैं इसका नाम लिखता हूँ जैसे बिलाल सईद 10001@gmail.com। यहाँ पर एंट्री ईमेल आ रहा है, क्यों आ रहा है भला, नहीं यहाँ ये मैं बहरहाल अभी चेंज आपको करवा कर दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम चेक कर लें क्या हमारा प्रिंट का बटन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने दिया पासवर्ड, ठीक है, यहाँ मैंने प्रेस किया साइन इन का बटन। अब उन कंट्रोलर्स की बदौलत मुझे कंसोल के ऊपर ये दोनों वैल्यूज शो होनी चाहिए। मैं इधर जाता हूँ और चेक करें, सही है। अब बस हमने सिंपली इस डेटा को कहाँ भेजना है, फायरबेस पे भेजना है और यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है। फाइनल चीज़ जो रह गई है कि भाई जो इस टेक्स्ट फील्ड का, जो आपका ये टेक्स्ट फील्ड का जो है लेबल है, ये दोनों मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं। हिंट टेक्स्ट लेट से मैं आपके सामने यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये मैंने इधर जाकर हिंट टेक्स्ट यहाँ चेंज किया तो ये तो दोनों साइडों पर हो जाएगा। फिर क्या हल है इसका, ये मैंने चेंज किया, ये अब आप देखोगे तो दोनों साइड पर चेंज होंगे। हाँ सर वहाँ पे यूआई में हमने यूज़ की, मैंने वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बटन में टेक्स्ट फील्ड देखना ही है ना, ये मैंने व्यू में गया, टेक्स्ट फील्ड यूज़ की, ठीक है, ये मैंने व्यू में गया। अब क्या करूँ मैं यहाँ पर, आप क्या कह रहे हो, ये व्यू है यहाँ पे हम डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। बेटा डेकोरेशन तो सारा पड़ा ही उसमें, ये तो वो तो उसके अंदर है, ये तो हमारा कस्टमाइज विजेट है। बताऊँ अब कोई है बच्चा ज़हीन इतना जो बता सके, हालांकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन ज़ाहिर है इन चीज़ों को अब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं कोई प्रेशर नहीं दे रहा। इस वीडियो का बार बार देखोगे ना तो आपको कस्टमाइजेशन की रियल एसेंस वो समझ आएगी।
फ्लटर की रियल एसेंस। चलो मैं बताता हूँ बेटा, देखो यहाँ पर आप एक नया सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करोगे, हर टेक्स्ट फील्ड का अपना एक नया सिक्योरिटी गार्ड होगा जो क्या लेगा आपसे, लेबल टेक्स्ट या हिंट टेक्स्ट लेगा, ठीक है। इसको आप दे दोगे एंटर पासवर्ड, और इसको आप दे दोगे हिंट टेक्स्ट एंटर ईमेल। अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके सिक्योरिटी, ये हम आर्ग्यूमेंट तो भेज रहे हैं पर वहाँ पर पैरामीटर, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा इस चीज़ को पिक करने के लिए। तो मैं टेक्स्ट फील्ड में जाऊँगा और यहाँ पर बताऊँगा कि भाईजान एक नया हमने वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ये नया पैरामीटर बनाया है जो कि क्या होगा, हिंट टेक्स्ट होगा, और उसको हम यहाँ पर ये बाकायदा यहाँ पर आपको ना नल की समझ आएगी। ये नल भी हो सकता है, ये नल भी कोई नहीं देना चाहता तो ना दे, या और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, दिस डॉट हिंट टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर आप लिखेंगे हिंट सॉरी, यहाँ पर आप ये ख़त्म करेंगे, लिखेंगे विजेट डॉट हिंट टेक्स्ट, और आपने बता दिया है कि भाईजान ये नल हो सकता है, ये नल हो सकता है, और अगर रन टाइम पर ये नल आ गया, पीछे से उसने टेक्स्ट फील्ड लाइन खाली छोड़ दिया हुआ, तो क्या आएगा, मैं आपको कर दिखाता हूँ ये चीज़। बल्कि ये अब अगर आप देखोगे ना तो हमारी वो चीज़ अब बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही होगी। एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, ठीक है। लेट से आपने लॉगिन स्क्रीन व्यू पर यहाँ पर पासवर्ड नहीं दिया और आपने अलाउ भी किया हुआ है कि ये नल हो सकता है, लेकिन जहाँ आपने इसको इस्तेमाल किया हुआ हिंट टेक्स्ट में, वहाँ आपने नल हैंडलिंग इस्तेमाल नहीं की, तो क्या आएगा जी, आपको रन टाइम पर एरर आ जाएगा। ये एरर आएगा या कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये उसने खुद से यूज़ कर लिया। बहरहाल यहाँ पर उसने हमें एरर नहीं दिया, लेकिन कुछ शो भी नहीं किया। हम यहाँ पर उसे कह सकते थे कि भाईजान आप क्या करना, जब भी हिंट टेक्स्ट नल हो तो आपने क्या कर देना है, शो करवा देना है एंटर वैल्यू। ये डबल कोट्स क्या, डबल क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है कि अगर हिंट टेक्स्ट नल हो तो आपने क्या शो करवा देना है। अब आपको इसकी समझ आई है। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, और अब आपको पता है कि पासवर्ड पर हमने वो खाली छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पर क्या आ गया, एंटर। इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपकी सीखने के लिए, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें समझ आएंगी। इसमें आपने गिटहब सीखा, आपने स्क्रैच से विजेट्स क्रिएट करना सीखे, आपने मॉड्यूलराइजेशन सीखी, और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कस्टमाइज विजेट्स के लिए डेटा को भेजना सीखा, कॉल बैक्स बनाना सीखे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने सीखी हैं। इस लेक्चर को आप बार बार सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपरली वर्क कर रही है। वाह, क्लैपिंग हो रही है।